अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। एक तो आज बड़ा अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान के अंदर ट्रेन हादसा हुआ और उसमें बहुत सारी दर्जनों जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। सैकड़ों के करीब लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। बड़ा अफसोसनाक है। ये हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे थे कि हम दुआ कर रहे थे कि जाते जाते कोई बड़ा सानहा ना हो। इससे पहले आपने देखा कि जो IFA के वर्कर कन्वेंशन के ऊपर एक हमला हो गया और उसके बाद आज दूसरा बड़ा जो सानहा है पाकिस्तान में वो हुआ है। एक तरफ तो ये, लेकिन उससे बड़ा जो सानहा कुछ लोगों के लिए या फिर एक जमात के वर्कर्स के लिए जो कि इस वक्त हिडन है, उस तरह से एहतजाज नहीं कर रहे। उनकी रेड लाइनें क्रॉस हुई लेकिन वो रेड लाइन के करीब तक नहीं पहुंचे, कुछ भी नहीं हुआ। वो था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी आ रही और उस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एक रात अपनी ज़िंदगी में इस तरह जेल में गुजारी है। उससे पहले जब वो गिरफ्तार हुए थे तो गुट्टू सी हो गया था उनके साथ, लेकिन इस दफ़ा मामलात कुछ और हैं। तोशाखाना का केस, ये केस जो आज इस जज ने या इस कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए तमाम टर्म्स, रेगुलेशंस और ये क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि फॉर्म बी को फुल नहीं किया था, अगर तहाइफ लिए आगे कहाँ पर दिए, बेचे या किसी को आगे गिफ्ट कर दिया, उसका सारा रिकॉर्ड क्यों नहीं लिखा। ये 4 सफ़ात के मैं लब्बे लुबाब आपको बता रहा हूँ, जो कि खान साहब ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उस तरह से नहीं बताया, तो इसलिए वो मिस डिक्लेरेशन और साथ ही बदनीयत साबित हुए। उन्हें चोरी का भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, इसलिए वो मुजरिम ठहरे कोर्ट की नज़र में और वो आज सलाखों के पीछे हैं। तो क्या इस सारे क्राइटेरिया जिसके ऊपर उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोला है, अगर बाकी कुछ रिसेंट एक दहाई के 3 वज़ीर आज़म को तोला जाए तो उनके साथ क्या होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ क्या होगा, नवाज शरीफ उनके साथ क्या होगा जो कि पहले ही नाअहल है, फिर शाहिद खान अब्बासी वो भी बड़ा, उन्होंने भी गिफ्ट्स लिए थे, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ की भी खबर चल रही है। और इस तरह मुतअद्दिद ऐसे वुज़रा इस वक्त और साबिक और मेंबर कौमी असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने तहाइफ लिए और उस तरह से डिक्लेयर नहीं किए जिस तरह से अदालत चाह रही थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ करती। तो जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल आ रहा है कि ये जेल में तो चले गए हैं, कितने दिन तक जेल में रह सकते हैं, कब इनकी सुनवाई हो सकती है। लीगल मामले के ऊपर भी बात करेंगे और फिर मरदमशुमारी और हल्का बंदियों से कितना निशस्तों में फ़र्क पड़ेगा, इलेक्शन कितने तखीर हो सकते हैं। और राना सलाउल्लाह ने कहा कि हफीज़ शेख भी जो कैंडिडेट हैं निगरान सेटअप के लिए उसमें उनका भी नाम है। हमारे साथ आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, ताहिर औरंगज़ेब साहब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है कि कितनी देर तक ये जेल में रहेंगे। सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब ये आगे जाएंगे तो क्या लीगल टर्म्स ये क्या अपना सकते हैं, और साथ ही खुद तो गए हैं तो क्या लपेट के सबको भी साथ ले जा सकते हैं, बाकी जो वुज़रा हैं जिन्होंने नहीं फॉर्म बी में डिक्लेयर किया। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनके पास लीगल ऑप्शन तो यही है कि इस जो ऑर्डर हुआ है इसकी वो अपील करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ चैलेंज करें, मेरिट पे चैलेंज करें और जनरली चैलेंज करें कि जो उनको सुनवाई, उनका एलिगेशन है कि सुनवाई उनको सही से नहीं मिली और हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि पहले वो डिसाइड करेंगे जुरिसडिक्शन का इशू। वो उन्होंने अपने पुराने पिछले ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसको रद्द किया और वो जो ऑर्डर्स थे वो पहले ही सेट असाइड हो चुके थे हाई कोर्ट से, और जब भी केस वापस उनके पास रिमांड किया गया था। तो ये सारी चीज़ें, अब नेचुरली अपील का इशू है, वहाँ जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि मैक्सिमम सज़ा उन्होंने दे दी है जज साहब ने इमरान खान साहब को 3 साल की, लेकिन क्योंकि कानून में अगर 7 साल से कम की सज़ा होती है तो ये केस बन जाता है फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का। तो देखते हैं उनके वकील वो एप्लीकेशन देते हैं, उस पर हाई कोर्ट क्या करती है सुनवाई के बाद कि उनकी सेंटेंस, कन्विक्शन तो रहती है जब तक अपील का फैसला नहीं होता। तो उसके उस पर नेचुरली जब अपील फाइल करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि कोर्ट, हाई कोर्ट उसको कैसे उसको लेती है, उनकी सस्पेंशन की एप्लीकेशन को। और इस पे तो ज़ुबैरी साहब, लट से कोई आम बंदा कोई रेफरेंस, ये तो स्पीकर ने रेफरेंस भेजा उनके खिलाफ, कोई और उठ के रेफरेंस बाकी वज़ीर आज़म का, बाकी मेंबर कौमी असम्बली का लेकर चला जाए, भाई इनका भी चेक करें, तो इसी क्राइटेरिया पे अब उनको तोला जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही आपने फरमाया, उमन जो गड्ढा खोदते हैं खुद ही उसमें गिरते हैं। देखिए, लेकिन रेफरेंस जो होता है वो देखिए, वो चीफ उन्होंने स्पीकर ने एक रेफरेंस भेजा था, लेकिन कंप्लेनेंट जो है
बिफोर द कोर्ट वो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और यही वन ऑफ द ग्राउंड्स है रिमांड का जो हाई कोर्ट ने लिखा कल के पहले आप ये दो चीज़ों पे फैसला करें कि क्या कंप्लेंट वैलिड थी, इलेक्शन कमीशन मजाज था उस कंप्लेंट को आपके सामने फाइल करने के, और लिमिटेशन का इशू। तो ये दो चीज़ें पे डिसाइड करना है। और आपने वजह फरमाया, आपको याद होगा ये तोशा खाना का जो एक केस था लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा था, और लाहौर हाई कोर्ट के एक फाजिल जज ने सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है जो हाई कोर्ट में अवेलेबल है कि किसने किस वक्त में तोशा खाना से वो चीज़ें ली, वो सामने आ जाएंगी नेचुरली, वो अवेलेबल पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाएगा या बुला लिया जाएगा। तो जिन लोगों ने किया उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अपनी चीज़ों में, या अब करना होगा क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं तो दोबारा से करना होगा, तो बिल्कुल कोई भी चैलेंज कर सकता है इसको कि ये जी देखिए इन्होंने भी तोशा खाना से लिया, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये जो मिस डिक्लेरेशन है उसकी नौयत क्या है। नेचुरली वो मेरिट्स पे जब केस आर्ग्यू होगा उस पे होगा, लेकिन यहाँ जो बड़ी अचंभे की बात है, जो बड़ी एक लीगल मैं बात उससे करूँ आपसे, कि देखिए हाई कोर्ट ने रिमांड तो किया इस चीज़ पे, 22 की जो एप्लीकेशन थी कि इस जज से हटा दिया जाए वो रिजेक्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन जो एप्लीकेशन थी कि इनके गवाहान को नहीं बुलाने दिया गया वो पेंडिंग रखी चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर तो अभी फैसला बाकी था और उन्होंने मेरिट पे कर दिया। लेकिन आज जो एक बात सामने आई है, बड़ी हैरानगी की बात है कि इन जज साहब की छुट्टी 4 तारीख को अप्रूव कर दी गई, एक और जज को हटा के इनको एक हल यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन भेजा जा रहा है ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ पे बात करने के लिए, और 5 तारीख से 13 तारीख तक इनकी छुट्टी अप्रूव हुई थी। तो जब वकील साहब नहीं आए थे, ख्वाजा हारिस साहब बाद में पहुंचे, उन्होंने किया, उन्होंने उसी वक्त फैसला कर दिया, क्योंकि देखिए अगर वकील नहीं आया था तो उसका केस आप रख सकते थे या मंडे को ले जाते, मंडे को सुन के, क्योंकि देखिए बात जो हाई कोर्ट में आएगी कि उनको सुना गया। अब ये कहना कि जी पिछले तारीखों में उन्होंने तारीखें ली, डिले किया, सब करते हैं सर, सब ये चीज़ें वकील और पार्टीज ही करती हैं, लेकिन जब केस की सुनवाई होती है, फैसला जब करना होता है, तो दोनों साइडों को सुन के इंसाफ के साथ फैसला करना होता है, जो ये एक साइड ग्राउंड बन जाए। मेरिट पे हो सकता है केस सही हो, लेकिन इस चीज़ की वजह से हो सकता है ये ऑर्डर सेट असाइड होकर रिमांड हो जाए केस में भी। ठीक है, ले जी ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ये जो गड़े खोते हैं वो उसमें खुद गिरते हैं, और सियासत में तो ऐसा होता रहा है। ये आपने क्राइटेरिया सेट कर लिया, तो अपने साबिक 2 वज़ीर आज़म को किस तरह इससे बचाएंगी अगर कोई रेफरेंस ले गया तो? ताहिरा साहब, हमारे पहले 2 वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पहले भी सजाएं भुगती हैं, 100 दिन की डेथ कोर्ट भी भुगती हैं, बेटी के साथ भी भुगती हैं, भाई के साथ भी भुगती हैं, और शायद सल्तान अब्बासी साहब ने भी भुगती हैं, सजाएं भी काटी हैं। तो आइंदा भी जब रेफरेंस दायर होगा तो हम देख लेंगे। अच्छा, मतलब मसला कोई नहीं है? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ना हम किसी को चीख के कहेंगे कि आप फलां जगह को आग लगा दें, ना हम रो रो के मातम करेंगे कि फलां कोर कमांडर हाउस जला दें, फलां चौक को आग लगा दें। मसला यह है कि चला दें, फलां टीटी स्टेशन पे हमला कर दें, अब असेंबली पे हमला कर दें, अब कोर्ट पे हमला, हम ये काम नहीं करेंगे। मसला ये है ना कि तो आप इतने खुश, कोर्ट पे तो हमला कर चुके हैं ये लोग, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला कर चुके हैं, लेकिन आप इतने खुशकिस्मत रहे ही नहीं है कि आपको कोई रेड लाइन कहे। नहीं, हम जो भी है ना, हमने सजाएं भुगती भी है, हमने सजाएं काटी भी है। हनीफ अब्बासी साहब मौत की कोठरी से निकल के आए और उन्होंने काटी। राना सनाउल्लाह साहब उस सेल में रह के आए जहाँ आदमी सीधा होकर लेट नहीं सकता। जनाब शहबाज शरीफ साहब कमर दर्द के साथ जेल काट के आए, नवाज शरीफ साहब ने काटी, शायद सल्तान अब्बासी साहब ने काटी, ख्वाजा साद रफीक ने काटी, ख्वाजा आसफ ने काटी, जनाब जावेद सकीब ने काटी। हमारे अब माशाल्लाह पूरा बदला कर रहे हैं आप। मुस्लिम लीग के उहदेदार हैं, वो उनके लिए ना जेलें नहीं है, ना ये कोठरियां नहीं है। हमने हर किस्म के केस भुगते हैं और आइंदा भी हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। वेरी अच्छा, लेकिन वो ये है कि आप कह रही है ना कि उनके लिए जाके लोगों ने हमले कर दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तबाही मचा दी। मसला ये है कि आप इतने खुशकिस्मत रहे ही नहीं है कि आपको कोई रेड लाइन कहे, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी तो आपकी रही नहीं है। ये उनका गिला रहता है कि आपने उनके लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली सियासत नहीं की, हमने मुल्क और कौम के लिए वो सियासत की है। अभी भी IMF के साथ जो हम एग्रीमेंट में गए, मुआहदे के साथ दोबारा शामिल हुए, हम लोगों ने अपनी सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई, पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। जो कुछ ये करतूत 4 साल करके गए, IMF के साथ मुआहदे किए, झूठ लिए, फिर मुआहदे किए, फिर किया, फिर मुआहदे किए, फिर झूठ बोला, जाते जाते लेवी उठा गए, पेट्रोल सस्ता कर गए। ये भी एक रूह गर्दानी की IMF के मुआहदे के साथ। हमने ये काम पाकिस्तान की तारीख देखे, मुस्लिम लीग नून ने या मुस्लिम लीग ने ये कभी काम नहीं किया
कि किसी के साथ मर्डर किया हो और तोड़ा हो। फिर इन्होंने कहा कि सी पैक को रोल बैक कर दे, बिल्कुल बंद कर दे। क्यों? पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए जो काम शुरू करवा के नवाज शरीफ साहब गए, इन्होंने आते ही बंद कर दिया। आज वो सी पैक का दूसरा अल्लाह ताला का फजल और करम है, हमने शुरू किया है और इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुंचेगा। मुफ्ती साहब, ये वैसे आप बड़े खुश हो गए होंगे कल के, मौलाना फजल रहमान वो वाहिद शख्सियत थे जिनके खिलाफ बहुत थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और वो नहीं चाहते थे ये सिस्टम भी चले और वो चाहते थे इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, तो मठियाई शटियाई बांट लिया आपने कल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे पर जी सर अपने गम और तशवीश का इजहार करता हूँ। आवाज आ रही है? जी जी सर सुन रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस हादसे पर इजहार करता हूँ, और जो उसके अंदर जान बहक हो गए और जो जख्मी है उनके वरसा से मैं ताज़ियत का इजहार करता हूँ। अल्लाह ताला इस तरह के हादसे से हमें महफूज कर दे, और जो लोग इसमें मुलविस हैं तो उसको कैफिर किरदार तक अल्लाह ताला पहुँचा दे। इन हादसात का फिर बाद में पता नहीं चलता, हम भूल जाते हैं और फिर गरीब मर जाता है। जहाँ आप का सवाल है तो ये हमारे लिए खुशी का दिन तो नहीं है, ये तो मकाफात अमल है। अगर किसी आदमी ने कोई गलती की है तो उस गलती को अदालत में ले जाया गया है और अदालत ने वहाँ प्रोसेस किया है वो इंसाफ का, और जाकर एक फैसला आया है, तो इसमें खुशी की बात तो नहीं है, ये मकाफात अमल है। पाकिस्तान में इमरान खान पहले वज़ीर आज़म साबिक नहीं है जिनको पहली दफ़ा सज़ा हो गई है। हमारा ये मसला चला है हुसैन शहीद सरवर्दी से। जी सर, उनको सजा हो गई, तो इसको कहीं रोके ना, और उसके बाद इसको रोक क्यों नहीं रहे? इस मसले को रोके, और भी बड़े चोर लोग हैं पाकिस्तान में। एक मिनट और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनको अदालत के जरिए कत्ल किया गया। फिर तीसरे नंबर पर बेनज़ीर भुट्टो शिकार हो गई, चौथे नंबर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब, और पांचवें नंबर पर मियां नवाज शरीफ साहब। जी सर। और छठे नंबर पर इमरान खान सामने आए। तो आपने फिर अंदाजा लगा लिया कि इस तरह वज़ीर आज़म का तो यही हाल होता है। जी। अब बेहतर ये होता है कि ये लोग चोरी न करें तो अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन जब चोरी हो जाती है तो फिर उस यानी आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने भी चोरी की थी इसलिए उसके साथ ये हुआ था, ये कह रहे हैं? अच्छा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो तो मैं ही कह रहा हूँ ना, जो मैं कह रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा है, कोई लफ्ज़ मुश्किल तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि वज़ीर-ए-वज़राए उज़्मा के साथ ये छठा वज़ीर आज़म ऐसा होता है। आपने साथ कहा ये लोग चोरी ना करें तो ऐसा ना हो, तो फिर मैंने सबको चोर समझ लिया, तो मैंने नवाज शरीफ को भी समझ लिया। बस थोड़ी सी आपकी समझ में गलती है। अच्छा, मेरी ऐसा नहीं है, मैं ना समझूं सर, ऐसा नहीं हो। मकाफात अमल है। जिस जेल के अंदर गए तो मैं भी इस जेल में गया हूँ, और मुझ पर कैबिनेट में बैठकर इमरान खान ने किसी को खुश करने के लिए ये वो किया था, मुकदमा किया था गद्दारी का, और मैं 88 दिन जेल में रहा हूँ। वो खुश हो गया था। तो 88 दिन जेल में रहने के बाद आज पता चला कि सेशन कोर्ट वाले कहते हैं या तो फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकता। तो मुझे फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ और मैं 88 दिन अंदर रहा हूँ। फिर जब कोई आदमी इक़्तिदार में होता है तो वो क्यों नशे में होता है, वो क्यों जुल्म करता है? तो मैं तो उसको मकाफात अमल समझता हूँ और लोगों के लिए इबरत की बात करता हूँ कि आइंदा कोई आदमी अगर इक़्तिदार में आए तो वो इक़्तिदार के नशे में मस्त होकर जुल्म न किया करे, तो उसे इस तरह के हालात का सामना नहीं हो। तो मुफ्ती साहब सही, फिर आपने फिर बात करनी है, आप नहीं समझते कि ये जो अभी आप लोग हैं इक़्तिदार में नशे में आके गवाहान पेश ना हो और फैसले हो जाएं, छुट्टी अप्रूव हो जाए, कोर्ट बंद, सब कुछ खत्म और बंदा जेल है? जी बिल्कुल सही है। मैं तो कतई नहीं चाहूंगा कि पीटीआई के चेयरमैन के साथ बेइंसाफी हो जाए। मेरा तो कहना यह है कि पीटीआई के चेयरमैन के साथ भी बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए और पीटीआई के दुश्मन के साथ भी बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ हर एक के लिए हो। लेकिन अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हतमी कोर्ट तो ये है नहीं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। जी बिल्कुल। तो ये लोग आगे जाएंगे तो देखते हैं कि वो जज किस तरह सोचते हैं। अब एक जज का फैसला है तो हम तो ये नहीं कह सकते हुकूमत का फैसला है। अगर हुकूमत ने अपनी तरफ से किया हो तो वो तो एक प्रोसेस से हुआ है।
अब जजेस जाहिर है वो फैसला तो करते हैं, वो हमारे से पूछ के थोड़े ही करते हैं, ना खुशगवार फैसले भी आते हैं। मैं समझता हूँ इस पर कोई मुकम्मल तबसरा करने के लिए हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना। ठीक है, यानी जजेस आपसे पूछ के फैसला नहीं करते, ये अच्छी बात है, अल्लाह करे। मकाफात अमल है जी ज़ुबैरी साहब, मकाफात अमल है और ये हतमी फैसला तो है नहीं है, घबराने की बात कोई नहीं है। और ये वही हुआ है जो पहले लोगों के साथ हुआ था, और ये कहाँ जाकर स्टॉप होगा? क्या पॉलिटिकल लीडर ही ऐसे रह गए हैं जो मुल्क के अंदर इतने चोर हैं कि उनको ही सजाएं होंगी? जनाब ज़ुबैरी साहब, ह्यूमन राइट्स की बात करें। यहाँ तो यही होता रहा है। देखिए, आप इससे पहले देखिए 50s में देखिए हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब का मुख्तलिफ नाम लिए गए, उसके बाद अयूब खान साहब के ज़माने में आप देखिए लोगों के साथ क्या हुआ, फिर आपने देखा शहीद भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, फिर 90s की दहाई में ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का, और जरदारी साहब 8 साल तक जेल में रहे। देखिए, तो ये हम, और जेल में रखने वाले भी आज अब दोस्त हैं, लेकिन आप जानते हैं किसने उनको जेल में रखा 8 साल। तो ये सारी चीज़ें, और एक प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई कर देना फॉर लाइफ टाइम, ये भी गलत है सर। ये अनफॉर्चुनेटली जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जी आप पावर में जाके नशा नहीं होता, पावर में जाके आप निकलते हैं तो फौरन आप ऑपोजिशन पे, सारा जो पावर में आते हैं वो इन चीज़ों से गुजरने के बावजूद दूसरे पे वही करते हैं जो उनके साथ हुआ होता है। ये सारा इशू है, क्योंकि आप देखिए कि एक मतलब और जुडिशरी जो है उसके अंदर देखिए हम लोग, मैं और आप, एक ही हमारे पास एक रास्ता रह जाता है इंसाफ का जहां हम जाते हैं, वो है अदलिया। और अदलिया के अंदर भी जाके अगर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा ना किया जाए तो बड़ा ठीक है, आप अपील में जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में। अब मुफ्ती साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ, 88 दिन ये जेल में रहे, इनकी आज़ादी सल्ब की गई, उसका कौन जवाब देगा या उसकी कौन कौन कंपनसेशन करेगा? सर ये और इनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि ये टीवी पे आके बोलते थे, और जो कि वो अपना आर्टिकल 19 इस्तेमाल करते थे, उसकी बुनियाद पे इनको, मुझे याद है वो दिन गर्मी के 2019 था गालबन। तो ये कहां पर जाकर स्टॉप होगा सर? ये क्यों नहीं हो रहा? नहीं होगा। देखिए, जब तक हमारी सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं होगी और पॉलिटिशियंस रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करना नहीं सीखेंगे और एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिस्टम को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। देखें आप, एक हुकूमत होती है, एक ऑपोजिशन होती है, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन वो बदला और दुश्मनी तो नहीं होनी चाहिए। यही तो सियासत की खूबसूरती है कि आप ऑपोजिशन में होते हैं, आप गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक होते हैं, लेकिन अगर आप अपने पावर का, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर ये होता है। लेकिन आप पीछे चले जाते हैं। अब देखें पीटीआई की हुकूमत में भी जिस तरह से वो शहजाद अकबर साहब और इन लोगों ने सारी वो चीज़ें की, एंड नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब लेकिन आप, अगर आपके साथ ये ज्यादती हुई, आपको, मैं समझता हूँ कि एज अ मुसलमान, एज अ आदमी, आपको दरगुजर करके आप दूसरे के साथ ना करें, आप अपने आप को देखें कि आप कानून और आइन की बात करें। लेकिन आपने देखा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का तो इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं इस मुल्क में, क्योंकि कोई एक पावर्स चाहती नहीं इम्प्लीमेंट होना, लेकिन एक एडीजे के फैसले की फौरन इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। तो ये भी इस मुल्क का एक अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, उसको खड़े होकर कहा गया पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हम नहीं मानते, कोई उसको इंप्लीमेंट कराने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। लेकिन एक एडीजे के फैसले की अभी कॉपी निकली नहीं, और वारंट इस्लामाबाद से इशू होकर पंजाब होम डिपार्टमेंट को नहीं पहुंचा, पंजाब पुलिस अरेस्ट कर लिया। ये भी हमने देखा कल सर, और छुट्टी दे दी जाती और जज साहब उसी दिन फैसला करते, ये भी हमने कल देखा। अब ये नेचुरली अपील में जाएगा, वहां ये सारी बातें होंगी सर। और मैं अग्री करता हूं मुफ्ती साहब से कि हमें साहब, अभी उन्होंने बोला है कि जजेस तो आजाद हैं, वो हमसे थोड़ी पूछ के फैसला करते हैं। आजाद, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं, आजाद जो होता है आदमी दिमाग से होना चाहिए। आज़ादी जो होती है इंसान की दिमाग में होती है। ये नहीं होता कि आप मसलहतों का शिकार नहीं होना चाहिए। और फिर तो ये बात अभी निकलेगी, बात आगे जाएगी तो पता लगेगा अपील में क्या होता है। जी ताहिरा साहब, जो खुद के साथ बीती हो तो वो बंदा, ह्यूमन तकाजे यही है कि दूसरे के साथ उस तरह ना किया जाए। अगर आपको लगता है कि आपको बेटे की तनख्वाह ना लेने के ऊपर, अकामे के ऊपर, महज एक पेपर के ऊपर नाअहल कर दिया गया, सजा सुना दी गई, तो आज भी उस इशू के ऊपर सजा सुना दी गई कि जिसकी अभी एक रिक्वेस्ट पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और यहां से हो गया, तो आप बड़ी खुशियां मना रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था, ये रेफरेंस ही नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि इस रेफरेंस को अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में खोला जाए तो आप सारे ही पार्लियामेंटेरियन नंगे हैं इसमें। आप इस केस को सियासी रंग ना दें, इसको आईनी तरीके से ही हल होने दें। किस तरह से आइन अपना
रास्ता बनाता है, कानून अपना रास्ता बनाता है, उसको बनाने दें। और सबसे बड़ी बात यह है, ना हमारी हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार किया है, ना हमने सियासी तौर पर इन्हें कोई केस बना के गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपने डिक्लेरेशन के जो फॉर्म्स हैं उसमें ये तमाम तोहाइफ का जिक्र नहीं किया, इनकी मालियत का जिक्र नहीं किया। और 4 साल एक राग लापा चोर चोर डाकू डाकू, चोर चोर डाकू डाकू, असेंबली में सवाल इस राग के मैंने और कोई लफ्ज नहीं सुने। आते ही इन्होंने तकरीर फरमाई, हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। उस एजेंडे को तो ये कहीं रख के भूल गए। और उसके बाद इन्होंने जो गेम अंदर चलानी शुरू की वो यही थी कि जो 9 मई का वाकया है वो एक दिन का वाकया नहीं है, उसके पीछे बड़े अवामल है, बड़ी तारीख है। तो जगह जगह इनके चीफ मिनिस्टर कह रहे थे, मुराद सईद साहब जैसे, क्योंकि वो आपको बता देंगे ना जगह, बस जैसे ये एक्शन होगा तो आपने अपना एक्शन शुरू कर देना है उन जगहों पे पहुंच के। शर्म की बात है, हमें शर्म आनी चाहिए। ये नौजवान नस्ल को क्या सबक दे रहे हैं कि हमारे जो शहीद हैं उनके मुजस्समे तोड़ें, उनकी पोस्टर्स को आग लगाएं। वो कोर कमांडर हाउस जिसे कायद आजम ने एक कोर कमांडर के उस केस में तो फिर गिरफ्तार ही नहीं हुए ये, वो केस तो खामोश है। एक और केस में चले गए, उस केस में पकड़ते तो ये बातें आज धड़ल्ले के साथ करते। अभी बड़े केस है उनपे आप गम ना करें और फिक्र ना करें। अच्छा, मैंने फिक्र क्यों करनी है? प्रोग्राम करने का माशाल्लाह 2-3 साल ये काम चलते रहेंगे और ये काम होते रहेंगे और ये आपको कोई हसरत नहीं रहेगी। बाकी के केसों पे भी जो अमल दरामद होगा वो भी कानून ही अपना रास्ता बनाएगा। हम और आपको ना कानून है, ना जज है, ना अदालत है। नहीं, आप तो 3 दिन के मेहमान रह गए हैं, तो आगे कौन करेगा ये? हम सियासत करेंगे इस मुल्क में। सियासत तो 3 दिन की नहीं होती, सियासत तो एक लॉन्ग टर्म का काम है जो सब्र और हौसले और तहम्मुल और बर्दाश्त से होता है। इस तरह नहीं होता कि हम 4 साल नारे लगाएं और फिर कहीं फलां चोर और चोरियां अपने घर से बरामद हो। तभी तो गोगी की गिरफ्तारी बाकी है। अच्छा। अभी पिंकी पेटली की बाकी है। ये तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशरफ खान साहब ने कहा है। इन्होंने अदालत में जज साहब ने मुझसे चीजों का कहते हैं जो मेरा सेक्रेटरी बेचा करता था, मेरे घर का नौकर मेरी पुरानी अखबार की रद्दी मेरी इजाजत के बगैर नहीं बेच सकता। ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनका सेक्रेटरी इतनी जरूरत रखता था कि वो तोहाइफ बेचता था, खाना काबा के अक्स की चीजें बेचता था, जो वो तोहाइफ जो एक तारीखी अमामे के हामिल थे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इनके अपने लोगों ने ये बयान दिया, हमने नहीं दिया। ये अशरफ खान साहब अभी जिंदा है माशाल्लाह, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्हें बुलाएं अगलिया में। इन्होंने कहा कि मेरे सेक्रेटरी ने सामान बेचा है। और बड़ी बात यह है कि कोई चीज भी ऐसी नहीं जो इन पे झूठी है, जो इन पे गलत साबित होती है। अदालतें खुली हैं, जाएं, कल का दिन है, सोमवार को अपीलें कराएं, अपने लॉयर को कहीं जाएं और जाके इनका केस करें, वो कानून का सामना करें। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मीडिया भी। अच्छा, मुझे बताएं, आपने बातों बातों में कह दिया कि आपने पिंकी पीर नहीं कहा, लेकिन मैं बेसिकली नाम लूंगा उनका, बुशरा बीबी साहिबा अहलिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उनको भी गिरफ्तार करेंगे और इसी 3 दिनों के अंदर करेंगे या फिर आगे चल के जब दोबारा आपकी हुकूमत जो कि लग रहा है आपकी आएगी? मेरे पास कोई मौकलात नहीं है, मैंने नहीं कहा 3 दिन में गिरफ्तार करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा भी तो उन्होंने गिरफ्तार होना है, आपने कहा ना। के बाद नहीं, आपके पास हो सकता है कोई मौकलात हो, जिन्नात हो, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, ना मैं करूंगी। अच्छा, चलें ठीक। मुफ्ती साहब, ये तो लग रहा है कि अगर दोबारा हुकूमत आ गई आप लोगों की या किसी भी पार्टी की ऐसे, तो ये तो 5 साल के लिए प्लान तो उनका था बकौल आपके कि वो 6 साल अगले तक सेटअप लगा के ऊपर जिनसे वो नैपियां चेंज करवाते थे उनके साथ मिलकर उन्होंने सेटअप लगाना है कि आपको रगड़ा जाएगा। फंस वो गए इस रगड़े में, तो 5 साल अगर अगली हुकूमत आ जाती है तो रगड़ा जारी रहेगा खान साहब को। हैं जी मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब, मेरे आवाज का इशू आ रहा है। जुबैरी साहब, आपको भी ये लग रहा है कि मैं आपसे एनालिसिस लेना चाह रहा हूं कि रगड़ा जारी रहेगा? जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए कि यहाँ आप जानते हैं कि किस तरह से पूरा हम आप ही के चैनल्स पे हमने सुना था कि 5 तारीख तक इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो जेल चले जाएंगे। तो देखिए उनके ऊपर इल्ज़ामात तो बहुत ही 180 से ज़्यादा या 200 के करीब उन पे केसेस हैं। उसमें अभी तोशा खाना हुआ है, फिर फॉरेन फंडिंग है, फिर अल कादिर ट्रस्ट, और ये सारे केसेस आप देखें उन पे बनाए गए हैं। तो नेचुरली वो भी केसों में चल रहे होंगे। अब देखना ये है कि उनमें किस तरह से होगा। लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो इस मुल्क का के सियासतदानों की तकदीर है
कि वो उनके ख़िलाफ़ और अगर नहीं होता उनके ख़िलाफ़ भी होता है और आम इंसान के ख़िलाफ़ भी होता है। और आप देखिए कि जो 9 मई के जो बड़े अफसोसनाक वाक़यात थे, उसके बाद से जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ और जिस तरह से हुआ है, तो वो भी अब देखिए बहुत इश्यूज़ हैं कि ह्यूमन राइट्स के और रूल ऑफ़ लॉ के, ये सारे इश्यूज़ भी आएंगे। जब इंसान देखिए जुल्म आदमी स्टेट से नहीं लड़ सकता, और आप प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक होता है, लेकिन आप उसको वायलेंस में नहीं तब्दील कर सकते। लेकिन जो भी जिसके खिलाफ भी आप एक्शन लें, जो भी इसमें मुलव्विस था, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए। एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, मुफ्ती साहब से भी ये पूछेंगे, और साथ मर्दमशुमारी, हल्का बंदियां लीगली ठीक रहेगा इस हुकूमत के लिए अगर हुकूमत इलेक्शन आगे डिले होते हैं, क्योंकि इलेक्शन डिले हुए तो फिर सदर और साथ चेयरमैन सेनेट और सेनेट इलेक्शन जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, और साथ ही निगरान सेटअप के लिए किस किस की मुशावरत होगी। जो एक बड़ा स्टेक है वो तो स्टेक ही ख़त्म हो गया, तो निगरान सेटअप लाने के लिए किस तरह का क्राइटेरिया होना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा मुफ्ती साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा, आपसे पूछा था कि ये रगड़ा कब बंद करेंगे आप? मतलब अब बड़े केसेस है ना, उसमें जो डायरेक्ट हुकूमत के भी अंडर आ सकते हैं, और अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो प्लान तैयार है या ऐसा कोई प्लान नहीं है, सब कानून के मुताबिक होगा? फिर मैं पूछता हूँ। रगड़े वाला लफ्ज़ तो ठीक नहीं है। अच्छा, मैं ज़ाती कायल ही नहीं हूँ, और हमारी तो नहीं है कि आप जो है वो तो आप बनाएं। बताऊँ कि आवाज़ नहीं आ रही यार। हमारे यहाँ की रगड़ी की बात बिल्कुल नहीं है जी सर। जो भी आदमी तो उसको इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हुकूमत हमारी भी हमारी नहीं हुई तो भी हम इंसाफ की बात करेंगे, बेइंसाफी किसी से नहीं होगी। मेरा ये जुमला पहले भी मैंने आपके शो के हवाले से कहा था कि बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए पीटीआई के चेयरमैन के साथ भी और पीटीआई के दुश्मन के साथ भी। इंसाफ सबके लिए हो तो मसले ठीक होंगे, और अगर हमारे जजेस इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि मुश्किल हो जाएगा। आप इस फैसले के बारे में ज़रा परेशान ना हो। इसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, कोई हतमी ये कोर्ट तो है नहीं, और वहाँ गुड टू सी वाले लोग भी बैठे हुए हैं, गुड टू सी वाले लोग भी बैठे हुए हैं, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो बस 1 महीना रह गया, उसके बाद गुड टू बाय होगा। हाँ, लेकिन जब तक होंगे उनके बाकियात तो होंगे ना, वो तो लोग कवर देंगे। ठीक है ताहिरा साहब, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइएगा, ये मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां यानी इलेक्शन डिलेड हैं, ये कहां से एकदम से ख्याल आया? हर कोई आपसे पूछ रहा है, तो बता दें, एक कोई बता नहीं पा रहा कि कहां से ख्याल आया, किसने कहा, क्यों कहा? ये कौन सा क्या एसपी प्लांट का नुस्खा है, तो कोई बता नहीं पा रहा। सबसे पहली बात है कि एमसीएम जब हमारे साथ शामिल हुई तो उन्होंने कहा था कि हम जो है नई हल्काबंदी के मुताबिक, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्काबंदियां चाहते हैं। उनका अव्वल दिन के एमसीएम का ये मुतालबा था, उनके किसी मेंबर का नंबर मिला के पूछ लें। जब वो हमारे साथ शामिल हुए वो यही कह रहे थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात, हमारी रिजर्वेशन है, सिंध में जो आबादी है वो ज्यादा है और मर्दमशुमारी जो है नई हुई नहीं, तो उसके मुताबिक हल्काबंदियां हो, उसके बाद इलेक्शन हो। उसके बाद दीगर जमातों ने भी ये हमें कहना शुरू किया, और उसके बाद हमने 13 जमातों के अंदर पीडीएम के अंदर मशावरत के बाद ये राय देखी कि क्या चाहती हैं सियासी जमातें। पीडीएम को सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, ये 13 जमातों का इत्तेहाद है, और इत्तेहादियों को साथ लेके जाना पड़ता है। हर मरने पे उनके साथ मुशावरत करनी पड़ती है। जब तमाम जमातें इसमें मुत्तफिक हुई कि नई मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन होनी चाहिए हल्काबंदी करके, ताकि वो वोटर्स जिनका इंदिराज अब हुआ है वो जो आने वाली हुकूमत है उसमें अपना वोट इस्तेमाल कर सके। तो इसमें कबाहत क्या है, बुराई क्या है, और क्या क्या किस किस्म का एतराज है, ये मुझे बताएं। एतराज में बता देता हूँ, जून 2023 तक जी 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 जिस नौजवान नस्ल का वोट अब इंदिराज हुआ है नई मर्दमशुमारी में, बहुत अच्छी उसके बाद नई हल्काबंदियां होंगी, फिर नई आने वाली हुकूमत में हम अपना वोट इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो हमें भी खुशी होगी कि नई जनरेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है, के इंदराज की लिस्टों में शामिल हुए हैं, उनकी भी राय और मुशावरत इस हुकूमत में शामिल है। लेकिन उस आइन का क्या करना है जो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं? आपके पास 1.5 साल था एमक्यूएम की उन तमाम तरह एतराज़ात को खत्म करने के लिए जो कि जून 2023 तक आप, जुलाई 2023 तक आप भूले हुए थे। अगस्त 2023 में आपको एकदम से याद आ गया, जी हमारे इत्तेहादियों ने हमें कहा हुआ था हम करेंगे, आइन जो है 90 दिन से ऊपर अगर जाता है, टूटता है तो टूटे, हम तो अब हल्का बंदियों के साथ ही जाएंगे। इसका क्या करेंगे? ये पीएमएलएन का फैसला नहीं, मैंने आपसे अर्ज की, पीडीएम की 13 जमातें जो है वो इस फैसले में मुशावरत के बाद शामिल है कि नई मर्दमशुमारी हो, हल्का बंदियों, और ये हल्का बंदियां करने में कोई नई साइंस नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा फरवरी मार्च तक जाएगा और कोई इतना दूर नहीं जाएगा। हम तो कहते कल इलेक्शन हो जाए, लेकिन बाकी जमातों की मुशावरत के बाद इलेक्शन भी होगा। नई हल्का बंदियां इसलिए होंगी कि नई मर्दमशुमारी अब तमाम जमातों ने एक्सेप्ट की हुई है कि इसके बाद इलेक्शन हो। और अगर 3 महीने डिले हो जाएगा इलेक्शन तो कोई आसमान नहीं नीचे आ जाएगा। केयरटेकर गवर्नमेंट बड़े आराम से ये हुकूमत चलाएगी, जिस तरह पंजाब में केयरटेकर हुकूमत निजाम चला रही है, मरकज में चलाएगी और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भी होगा। और जो जमात अक्सरियत वोटों की लेके आएगी अवाम की, वो गवर्नमेंट बनाएंगे और हम उनके साथ। ऐसे ही मुशर्रफ ने 1999 का कू लगा दिया था, 2007 की इमरजेंसी लगा दी थी, आइन तोड़ दिया था, आसमान नीचे कौन सा आया था? बस आप लोग ही घर फारिग होके गए थे। इस दफा भी आइन टूटे, जब भी टूटे आइन आसमान नीचे थोड़ी आएगा। नहीं, तमाम जमातें जिस बात में मुत्तफिक हैं, हम उनमें से अपनी पार्टी को किस लिए अलग करें? आइन मुत्तफिक नहीं हो रहा ना, किताब मुत्तफिक नहीं हो रही जिसके ऊपर आप रोलते। 9 अप्रैल को तो आइन टूट गया था, अब नहीं टूट रहा। 9 अप्रैल 2022 की रात को जी बात सुने, कोई आइन को कोई कुछ नहीं होगा, अल्लाह करेगा पाकिस्तान भी यहीं रहेगा। इतने क्राइसिस से अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को निकाल के ले आए हैं तो अल्लाह ताला करेगा कि ये इलेक्शन तक पाकिस्तान बिल्कुल इसी तरह रहेगा और तमाम निजाम भी चलेगा और इलेक्शन भी होंगे। और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी, अल्लाह करेगा वो पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी, जो भी आएगी। जी ज़ुबैरी साहब, 2-3 महीने इलेक्शन डिले हो जाए तो क्या आसमान गिरेगा जनाब? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, कोई आसमान नहीं गिरेगा। आइन तो पहले ही टूट चुका है इस मुल्क में, कई दफ़ा टूटा है हमारी तारीख में आइन। बिल्कुल आपने सही कहा, वो 9 अप्रैल को भी टूटा। फिर आप देखें जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, उस पर टूट गया। आज वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स इलीगल बैठी हुई है पंजाब और KPK में, वो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। MNA मैडम फरमा रही हैं कि जी वो देखें कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वो आए थे 3 महीने के लिए, लेकिन हम 7-8 महीने बैठे हैं और अब मार्च तक चले जाएंगे वो लोग, तो क्या बात है। माशाल्लाह से वो लोग जो केयर टेकर हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे भी उनकी सीटें हैं, वो उसमें आके शामिल होते हैं और फैसला करते हैं, जबकि उनका सिर्फ काम था इलेक्शन कराना। इससे भी आइन को किसी को आसमान नहीं गिरा। फिर आप देखिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसले को नहीं माना गया, आसमान नहीं गिरा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, आसमान नहीं गिरा उस पर भी। और फिर आप ये देखिए कि जी अब आगे चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आर्टिकल आपको 224 कहता है 90 दिन में, और नया सुप्रीम कोर्ट ने अभी रीजंस इशू किए हैं उस जजमेंट के, उसमें लिखा है इस इलेक्शन कमीशन की, जिन्होंने खुद लॉ तरमीम कर दी है लॉ की कि अब इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन को तारीख विदिन 90 डेज देनी है। अब ये हल्का बंदी की जो बात कर रहे हैं, आबादी जब बढ़ती है और आपकी नया सेंसस होता है, डिलिमिटेशन इलेक्टोरल रोल्स में भी लोग शामिल हो जाते हैं और हेल्थ क्या। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 51 भी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 51 में, वो कहता है जब आबादी आपका तनासुब बढ़ जाता है उसके हिसाब से आपको प्रोविंशियल असेंबलीज में, नेशनल असेंबली में सीटें बढ़ानी होगी। उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए आपको, वो इनके अभी भी नहीं हो सकती, बाद में नहीं हो सकती। तो ये कह देना कि सिर्फ डिलिमिटेशन हो जाए और इलेक्टोरल रोल में उन लोगों को शामिल कर दिया जाए, नहीं, आपको सीटें बढ़ानी होंगी उसमें। ये उस हल्के का लोगों का होता है कि हर सूबे का हक होता है कि जब अगर उसकी बढ़ जाए या कम हो जाए तो सीटें बढ़ें या कम हो। तो ये 3 चीजें साथ होनी होती। सिर्फ ये नहीं होता कि इलेक्टोरल रोल में लोगों को शामिल कर दिया जाए और डिलिमिटेशन कर दिया जाए। और MQM की जो शिकायत थी वो ये थी, कराची के हमेशा आबादी को तनासुब के हिसाब से कम किया जाता है। आज भी कराची की आबादी इतनी ज्यादा है, उसको अब जो नया सेंसस उसमें 2 करोड़ दिखाई गई है कराची की आबादी। फिर मैं तो ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है कि कराची की आबादी को हमेशा कम करके दिखाया जाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं। और फिर देखिए डिलिमिटेशन पे फिर तो ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आपको याद है जब नो कॉन्फिडेंस वाला केस चला था उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोर्ट ने पूछा था कि आपको नए सेंसस, नए हल्का बंदियों के लिए कितना टाइम चाहिए। उन्होंने कहा 7 महीने, यानी अक्टूबर 2022। आज हम अगस्त में आ गए
और आज भी वही सिचुएशन है कि नई जाती जाती गवर्नमेंट ने आखिरी दिनों में CCI की एक मीटिंग हुई, उसका लीगैलिटी का भी एक इशू है, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि जी अब तो नई हल्का बंदियां और नई हल्का बंदियों पे और नई सेंसस पे मरदमशुमारी पे हम इलेक्शन कराएंगे। इनके पास किसका हक? इनके पास हक नहीं है, इसका हक है। अब ये डिसीजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो आइन उनको पाबंद करता है कि 90 दिन में, लेकिन आइन पहले भी टूटा है, अब भी टूट जाएगा, किसको फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप देखिए मार्च में सेनेट के आधे सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे, तो आपका इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा, फिर सदर पाकिस्तान अब आगे चलते रहेंगे, उनका पीरियड 9 सितंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन उनका इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं होगा। आइन कहता है कि जब तक उनका इनकम्बेंट नहीं आता वो चलते रहेंगे। सेनेट का चेयरमैन तो सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो ये सारी चीजें अब आएंगी, कौन सा आसमान गिर जाएगा सर? ले जी, आप बताएं सर, गिरा कोई आसमान? मुझे लगता है आबिद जुबैरी साहब ने आसमान गिरा दिया बातें बता। जी मुफ्ती साहब। देखें, कोई बातें आबिद जुबैरी साहब की ठीक है, इनसे जुज़वी इत्तेफाक हो सकता है, सारी बातें गलत नहीं होती सर। जुज़वी, हाँ, वो जुज़वी इसलिए कह रहा हूँ ना, कुछ मिसाल भी आपका तेज है ना। वो ऐसा है कि हमें MQM तो आज हमसे नहीं मिली हमारे साथ, हमें बहुत पहले से MQM का मुतालबा सोचना चाहिए था जी। और शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान हमने उनका मुतालबा मानना चाहिए था और ये सेंसस को अप्रूव करना चाहिए था और पहले, ताकि जिस वक्त हम हुकूमत में न रहें तो उस वक्त ये मसला ना हो। अब वो बात आई और ऐन मौके पर आ गई है और उससे इंतखाबात डीले हो रहे, तो गलत हो रहा है। हम लोग मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, मुख्तलिफ वहदत हैं, अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है, तो हमें आइन ने जोड़े रखा है। अगर आइन हमारे दरमियान नहीं होगा एक दस्तावेज़ की हैसियत से, तो कौन सी चीज़ हमें वो रखेगी? ये तो मुल्क की सालिमियत के लिए बहुत बुरी बात है। आइन को हर हाल के अंदर कायम भी रहना है और इस पर अमल भी करना है। अगर आइन पे अमल नहीं होता तो मुल्क फिर किस तरह बचेगा? ये मंतक तो समझ नहीं आती। हमें ऐसा चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में ये सारे काम पूरे करने चाहिए थे और इलेक्शन कमीशन के लिए अब कोई रुकावट न हो और वो 60 दिनों या 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराते और आइन असली हालत में होता। ये बेहतर था इससे कि उस आइन लेट हुआ, उस पर मजीद अगर कल अमल नहीं हुआ तो आज मजीद उसके खिलाफ अमल हो रहा, ये ठीक नहीं है, ये गैर सेहतमंद रिवायात है। ये बातें आप सिर्फ इधर ही कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी कहते हैं, PDM में भी कहते हैं, या सिर्फ मुझे सुनानी है बस? अब देखो हम तो एक इत्तेहाद के जरिए साथ है ना, तो हम इस हुकूमत के घोटर तो ताहिर भी है ना, हम तो पार्टनर हैं जी, पार्टनर। तो जी अब वो जिस कदर जो हमारा हिस्सा है, जिस जुस्सा जितना इतना है ना, तो बिलफर्ज हम उस मीटिंग में थे, ऐसा नहीं। सही है उसी हिसाब से तो इसी हिसाब से बात करते हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, इनको भी समझा रहे हैं। नहीं ठीक है, आप सही जा रहे हैं। वो एक सेनेटर हैं आपके, वो सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, नाम भूल गया मुझे, क्या नाम है उनका? कामरान मुर्तजा साहब, बड़े दोस्त हैं अपने, इधर आते रहते हैं। वो भी इस तरह बात करते हैं। मैं उनसे कहा, मैंने कहा उधर जाके बात करें, कहते हैं यार मेरी बात सुनो, मैं इधर कर सकता हूं, उधर बड़े ने बात करनी, जितनी वो चाहेगा कर देगा। तो इसी तरह मुफ्ती साहब आपका भी यही हाल होगा। बस आप जिस बात को ठीक समझते हैं तो कह देते हैं ये ठीक है, और हमारा ये पुराना गुनाह है ना, ये ठीक को ठीक कहते हैं। सही है। ताहिरा साहबा, अब आ गई जी आपकी बारी, बड़े इत्तेहाद मतलब आपकी हुकूमत की। ताहिरा साहबा, जो आबिद जुबैरी साहब ने पूरा स्केच खींचा ना, मैं हैरान हो गया हूं कि ऐसे टूटता है आसमान, ऐसे गिरता है आसमान, ऐसे टूटता है कानून और ऐसे तोड़े आप आइन। ताहिरा साहबा। जी जी जी, हमारी गवर्नमेंट 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलान के बाद हमारी असेंबली खत्म हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी माशाल्लाह। उसके बाद काम शुरू हो जाएगा इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का ही काम है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने, कब करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, क्या हिकमत अमली है, ये वो एक पूरा अदारा है जो इस काम के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो बेहतर है कि ये आप उनसे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से बात करें या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब से बात करें, ताकि आपको सही बता सकें कि सूरत हाल कैसे होगी। आपसे बात ही ना करें हम? नहीं कर लें, बात क्यों ना करें, लेकिन क्या मैं इस मिजाज में हूँ कि मैं इलेक्शन कराने के लिए कोई टाइम फ्रेम बताऊं? मैं तो देखें ना, मेरी बात सुने,
आप एक इवेंट करवाएं और आप स्टेज तंबू शंबू आप 4 महीने बाद दें, और जिस बंदे ने आके ऑर्गेनाइज करना है, जिसने तंबू लगाने हैं, मैं उससे पूछूं, वो कहेगा भाई तंबू वाला मुझे कह के गया है कि 4 महीने बाद मिलेंगे। आप वो पेपर वर्क करके जा रहे हैं ना, जो 4 महीने इलेक्शन डिले कर देंगे, तो पूछना आपसे, उनसे नहीं पूछना। दे आर रेगुलेटर जस्ट, उनको आईने पाबंद किया। तो जी, आपने सीईसी का जो इजलास बुलाया जिसमें यहां से इंटरिम सेटअप का सीएम जाके बैठा है, वो भी गैर कानूनी आइन तोड़ दिया उसने, ये भी जुबैरी साहब बता रहे हैं। देखिए, जो कल मीटिंग हुई है ना काउंसिल की, उस काउंसिल की मीटिंग में ये तय पाया तमाम की मुशावरत के साथ कि नई मर्दमशुमारी के साथ नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होगा। तो ये बड़े बड़े लोग कल सर जोड़ के जो बैठे हुए थे इस फैसले में, मैं उनमें शामिल नहीं थी, मैं फैसला सुनने वालों में थी। आपकी साहबजादी शामिल थी वो, मैंने जी बोले जी, वो अपनी होंगी शामिल, वो मुझे नहीं पता, वो आज तो है नहीं, आज वो कहीं है कराची। लेकिन बात ये है कि वो सब जो शामिल थे उन्होंने एक फैसला किया, हमने वो फैसला माना और सुना कि जी नहीं। और ये मैं खुद भी ज़हनी तौर पर चाहती हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है जिनका अब वोट बना है और जिनका इंदराज हुआ है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए वोट डालने का। ये बात आपकी बजाय, उनकी राय शामिल होनी चाहिए, उनकी मुशावरत से नई गवर्नमेंट आनी चाहिए। इसमें कोई कबाहत नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी आज यही बात की है कि जी नई हल्का बंदी के बाद, नई मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन करवा दिए जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर नई मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है भाई कि अगर इस तरह से इलेक्शन कमीशन करवाता है, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह लगेंगे नई हल्का बंदी में और ये इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। तो हमें वो कहते हैं ना कि कबल अज मर्ग वाबेला नहीं डालना चाहिए। हमें बड़ी तसल्ली तहम्मुल से अपने इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, हल्कों में जाके उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने चाहिए, टिकटें आउट करनी चाहिए, इलेक्शन कैंपेन करनी चाहिए, जो काम इलेक्शन कमीशन। और ये ऑफर पीटीआई के लिए भी है, तहम्मुल करें, टिकटें बांटें, बंदे खड़े करें, कोई टेंशन नहीं है उनके लिए भी, ये उनके लिए ऑफर भी। तो मैंने भी कब कहा कि पीटीआई वाले काम ना करें। लेकिन पीटीआई वाले तो वो काम करते हैं जो सिवाय पाकिस्तान की बदनामी के कुछ नहीं होता। उन्होंने तो ठेका उठाया हुआ है पाकिस्तान की तबाही का। उन्होंने तो सबसे पहले आते ही पाक चीन वो जो सी पैक था उसको रोल बैक किया। उसके बाद कहा जी शहबाज शरीफ साहब तो कमीशन खाते हैं, चाइना गवर्नमेंट से भी इल्जाम लगाए और शहबाज शरीफ साहब पे भी, जिन पे वो सुरखरू हुए, इल्जामों से बरी हुए और बेगुनाह साबित हुए। उन्होंने तो काम उठाया हुआ सिर्फ तनकीद करने का और चोर डाकू के नारे लगाने का। हमने कब रोका है कि वो इलेक्शन में ना जाएं, अपने उम्मीदवार खड़े ना करें, इंटरव्यू ना करें, इसलिए ना बांटे, हमने तो कभी नहीं रोका। वो अलाउड है, उनके उम्मीदवार भी खड़े होंगे, क्रैकडाउन नहीं होगा, वो अलाउड है सही तरह कंपेन करने की, जलसे करने की भी, सही है ना? नहीं, हम तो ये नहीं चाहते कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर खड़ा कर दें। ये उन्हीं के काम है जो वो करते थे, फलां को नाअहल कर दे, फलां को उधर कर दे, फलां को सजा दे दें, फलां को जेल काट दें, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन रख दें और फिर उसके बाद वो बेगुनाह बेचारे जेल काट के बाहर आ जाएं, अदालत से उन्हें बरी कर दे। राना सनाउल्लाह साहब सिगरेट तक भी नहीं पीते, जिन पे ऐसे घिनौने इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी ज्यादती है, वो सिगरेट नहीं पीता और बंदा, फिर वो उसके ऊपर 20 खड़े होकर मिनिस्टर कहते थे ऊपर अल्लाह के नाम है, अल्लाह गवाह है कि मैंने देखा है हेरोइन वो डिग्गी से निकली, जब जगह जगह वो सीसीटीवी फुटेज के कैमरे हैं, किसी कैमरे में उनकी गाड़ी की डिग्गी ना खोलते हुए दिखाएगी मोटरवे पे, टूल प्लाजा पे, ना हेरोइन अंदर से बरामद करते हुए दिखाएगी। नहीं, वो तो देख लिया मैंने, वो कल परसों मैं उनको देख रहा था, उनकी कमीज फटी हुई थी। शहरयार अफरीदी साहब का नाम ले रही है ना आप, उनकी कमीज फटी हुई थी, वो भुगत रहे। देखिए मैंने नाम किसी का नहीं दिया, नहीं वही मैं कहती हूँ नहीं, मेरे पास नाम वकीलात है, न जिन्नात है, मैं गैब का इल्म भी नहीं जानती। अच्छा, ये नाम आपने लिखे, आपके पास हो सकता है कोई इल्म हो, मैंने सिर्फ कहा कि वो आसमान जो हमारी पास कौन सा इल्म है ना, उस पे अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं। जी। और उनके कई मिनिस्टर खड़े होकर उंगली से ऊपर इशारा करते थे छत की तरफ, ऊपर अल्लाह के नाम में हम झूठ नहीं बोल रहे। देखिए, हमने अपने अमाल का जवाब दे इस दुनिया में भी होना है और अगले जहां में भी। आज अक्सर लोगों की स्टेटमेंट में सुन रही थी जो इमरान खान के बारे में जिनसे पूछा जा रहा था और वो कह रहे थे जी मकाफात अमन है, मैंने तो ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे और अल्लाह ताला सबको माफ करे। कोई फरिश्ता नहीं है और कोई इतना वली भी नहीं है। तो मैं तो नहीं कहती कि किसी के साथ किसी किस्म की जाती हो, लेकिन जो करेगा वो भरेगा। सर जुबैर साहब, एक तो जो करेगा वो भरेगा, और दूसरा ये है कि
हर बंदे का एक राइट है, ये तो बात लीगल है उनकी कि 18 साल के जो बच्चे हुए हैं, जो 2 करोड़ नया वोटर आई गेस रजिस्टर हुआ है, तो उसका तो राइट था ना कि वो अपने हलकों को तयन करके अपने नए हल्का बंदियों में वो वोट डाले, अपने नए मेंबरान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली भेजे जाके असम्बली के अंदर अपनी तर्जुमानी करने के लिए। देखिए एक चीज़ आप कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूजन ये नहीं है, जो बंदे ऐड होते हैं वो खुद ब खुद वो जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो उससे इलेक्टोरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते। बात इलेक्शन की नहीं हो रही, मर्दमशुमारी की हो रही है। उसकी हल्का बंदी जो है, लेट्स देखें ना, वो बंदे हल्का बंदी जो है वो मर्दमशुमारी पे होती है। देखिए उनका वोट तो रजिस्टर हो गया, वोट रजिस्टर हो गया, लेकिन वो चाहता है कि मुझे ये सारे जो नए वोटर रजिस्टर एक इलाके में हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको एक हल्का मिल जाए ना, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखें हल्का बंदियां उस पे होंगी, लेकिन उसके लिए मैं कह रहा हूं उसके साथ एक तीसरी रिक्वायरमेंट भी होती है। वो अगर ये उस पे जा रहे हैं कराने हल्का बंदियां करने पे और नई सेंसस पे, कि उसके साथ आपको सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी। अब कराची की आबादी 2 करोड़ हो गई है, हमारे यहाँ 21 सीटें। अब हमारी 21 सीटें जो हैं वो 1 करोड़ कुछ पे बनी हुई है, तो जबकि मैं समझता हूँ कराची की आबादी 3 करोड़ है, लेकिन उसका 2 करोड़ पे हमारी कराची को सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगी? वोट तो वो डाल देंगे, हमारी सीट भी तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उस आदमी को, उस हल्के को रिप्रेजेंट भी करना है पार्लियामेंट के अंदर। ये थोड़ी होता है ऐसे हल्का बंदियां, उसकी सीट भी बढ़ती है उसके हिसाब से, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसके लिए अमेंडमेंट चाहिए। देखिए तीनों चीजों साथ होना है, आप उसको ये तो हल्का बंदियां बड़ी कर देंगे, छोटी कर देंगे। इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। जी सर, चलें मुफ्ती साहब, आपको समझ आ गई है, आप 2/3 मेजॉरिटी नहीं रख सकते, इसलिए काम करना जरूरी नहीं था ये भी, और साथ वो शायद ऊपर अल्लाह नीचे हम और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के, वो शायद आपके साथ भी उसका मसला हुआ था, तो उसके लिए भी मकाफात अमल है शहरियार अफरीदी के लिए। नहीं, ये आबिद ज़ुबैरी साहब मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं। अगर ये पाकिस्तान में रहते हैं तो मैं इनको याद दिलाता हूँ कि यहाँ नजरिए ज़रूरत भी गुजरा है, और जी जी हाँ, वो कवर मिल जाता है। हमारे मुशर्रफ साहब ने एक जज से पूछा था कि मैं 3 साल मजीद हुकूमत करना चाहता हूँ, तो जज ने लिख कर दिया, वो उस बुनियाद पर 3 साल उसने हुकूमत की। मुफ्ती साहब उससे पहले से हो रहा है ये सबसे पहले मौलवी तमीजुद्दीन खान के उस केस में हुआ था, नजरिया जरूरत, जस्टिस मुनीर लेके आए थे 1954 में। कि काला कोट है वो भी आपका काला कोट है, क्या करें। मैं कहता हूँ कि यहाँ इसका कवर मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। एक जज आएगा और वो कहेगा जी हमने ये किया सब, ये तो चार्जशीट दे दी आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत को, वाह वाह वाह। चिट लिख कर दे देगा कि आपका ये काम भी ठीक है, ये काम भी ठीक है। यहाँ तो आइन का हुलिया है, जिसको मौका मिला है। इसे तो सियासतदानों ने नहीं बिगाड़ा, ये जर्नलों ने बहुत बिगाड़ा है, जर्नलों को कवर दिया है जजेस ने। ये सब चीजें मिलकर होती हैं। अच्छा। जब मिलकर होती हैं तो आप क्यों परेशान है कि कल सेंसस होंगे everyone is neutral, everyone तो एक let you decide the democracy को जायज कर। सर मुफ्ती साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ हर किस्म का सौदा मिलता है, हर किस्म की चीज अवेलेबल है। पहले भी, यानी आज आप फैसला करो और कहो कि 1 साल पहले से ये लागू होगा, और ऐसा भी होता है कि आप मुस्तकबिल को भी लागू कर सकते हो। पाकिस्तान में क्या नहीं होता, यहाँ अदालत का एक तारीख कैसी है। तो फिर आप किस तरह खड़े होकर, अमेरिका में तो आप नहीं बैठे, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, तो फिर किस तरह आप कहते हैं कि ये मुश्किल हो जाएगा, आइन से ये आगे गुजर जाएगा। सब चीजों को कवर किया जाता है। मैं कंक्लूड ऐसे करूंगा कि मुझे ज़ुबैरी साहब ऑप्टिमिस्टिक और या आइडियलिस्टिक नज़र आए हैं और मुफ्ती साहब रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। हालांकि वो भी रियलिस्टिक हैं, लेकिन आपने वो कहानी बताई है जो कि असल है, दूसरा रुख है। तो वो उधर ज़ुबैरी साहब के भी पर चलते हैं, आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं, उसका नाम कोई नहीं लेता। चले फिर मैं प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ सर, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी, ज़ुबैरी साहब आपका भी, और ताहिरा साहब आज के प्रोग्राम से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।